Hello students, I am CA Jasmine Arora and I am going to conduct a revision series for CA inter-level students which will be for the subject corporate and other laws. Here the revision series would be conducted based on the study material as per the institute, and along with the concept we will be covering the questions provided by the institute. So without wasting any further time, let's get started with the Companies Act 2013 portion. The chapter number I am going to start today is with the chapter number 1, preliminary chapter. As you know, this chapter contains two sections, section number 1 and section number 2. Section number 1 is a very basic section which talks about its extent, applicability, कब commence हुआ ये act, and section number 2 deals about the definitions which are used, the words which are used in the whole act are explained through the section number 2. So in section number 1 we will be covering about short title. क्या है इसका? The short title is itself the Companies Act 2013. ये एक्ट कहाँ किस एक्सटेंट तक अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता या किसी स्टेट पे नहीं लगता। द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज ऑन एवरी स्टेट। होल ऑफ इंडिया पे ये अप्लाई होता है। तो क्या होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होने से ये हर पब्लिक पे, हर जनरल इंसान पे ये एक्ट लगने लग जाएगा? नो। इसकी एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए हम देखेंगे कि जो ये एक्ट है ये कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया। ओके, तो कौन सी कंपनी, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ होगा? सो द कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट एंड द प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा? 1956 का एक्ट या उससे भी पुरानी अगर कोई कंपनीज है, जैसे 1913 का एक्ट होता था, उस केस में जो भी कंपनीज हैं इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट के थ्रू, उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज तो हैं लेकिन उनका इनकॉर्पोरेशन किसी और एक्ट के थ्रू हुआ है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई और अदर ऐसे स्पेशल एक्ट्स में बनी है, जैसे कि यूटीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, जो कि कंपनीज हैं बट दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे 2013 या 1956। ये अपना इनके पर्टिकुलर सेक्शंस हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। तो इन केस में क्या होगा? सिंपली कहा गया है कि इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में ऐसा होता है जहां कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है बिटवीन द स्पेसिफिक एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट 2013, तो कौन प्रिवेल करेगा? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ये स्पेशल एक्ट्स हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस या अगर हम कंसीडर करें इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी अदर स्पेशल एक्ट, वो तो हो गए हमारे पेरेंट्स। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट हो गया वो है स्कूल। तो बच्चा किसकी मानेगा? वैसे तो सारी बातें हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल की बातें मानी जाएंगी, स्कूल में हमें जो टीचर्स कहते हैं उनकी बातें मानी जाएगी, लेकिन हमें रेगुलेट करने वाला कौन है? हमारे पेरेंट्स, यानी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन, हमारा पर्टिकुलर एक्ट हमें रेगुलेट कर रहा है। अगर कोई बात ऐसी हो गई जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्कूल और पेरेंट्स के बीच, तो मानी किसकी जाएगी? पेरेंट्स की ही मानी जाएगी। सो दिस वाज द कंक्लूजन कि अगर इन चारों जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी या स्पेशल एक्ट, इन चारों के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल, नो डाउट। लेकिन अगर कोई भी प्रोविजन को लेके इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो जिस एक्ट के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसी एक्ट की मानी जाएगी। द लास्ट वन इज कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि हाँ तुझ पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट की हम डेफिनेशन कवर करेंगे हमारे सेक्शन नंबर 2 में। बॉडी कॉर्पोरेट बहुत वाइडर टर्म है, कंपनी छोटी टर्म है एज कंपेयर टू बॉडी कॉर्पोरेट। तो उनके अगर बॉडी कॉर्पोरेट देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 2 नोटिफाई किए हैं, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन पे कंपनीज एक्ट लगता है, NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन पे भी कंपनीज एक्ट लगता है, बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन इन पे कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल। सो नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, ये तो एक समरी है सेक्शन नंबर 1 की, आप अपनी क्विक रेफरेंस के लिए इस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन नंबर 2, दैट इज डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या?
कुछ भी जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं हम उनको डिटेल में देखेंगे कि क्या मतलब होता है उन डेफिनेशंस का। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज नंबर 1, दैट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ा है प्रोस्पेक्टस के ऊपर। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक कंपनी जब अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है तो पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ आप हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स के लिए। उस केस में जब पब्लिक को इशू करने होते हैं अपने शेयर्स, सिक्योरिटीज, कुछ भी डिबेंचर्स, तो कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट रिटन फॉर्मेट में होता है, वो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें हमने देखते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हम कंपनी को अपनी फुल फ्लैश्ड इंफॉर्मेशन, यहां तक कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाना पड़ता है। 5 सालों की ऑडिटर की रिपोर्ट अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ती है। तो प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है व्हेन द कंपनी इज इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। लेकिन एक टर्म आती है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। नाम से क्लियर है कि किसी चीज की कुछ समरी, शॉर्ट फॉर्म। तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एक मेमोरेंडम जिसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं। यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ समरी। इट इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें फुल फ्लैश प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स होने की बजाय कुछ एक पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट मैटर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी हम कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो उनके ऊपर एएस एप्लीकेबल होते हैं। आपने बहुत अकाउंट्स जब पढ़ा होगा तो जनरल लैंग्वेज में सुना, हम एएस 1 पढ़ रहे हैं, एएस 2 पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्रीज या कुछ भी ऐसे एएस हम देखते हैं। तो इस एएस को बनाता कौन है? एएस क्या होते हैं? जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट, P&L को बनाएंगे। हमने जो भी वहां पे अपना अमाउंट्स इंक्लूड करनी है, फिगर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होगी, अकाउंटिंग हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करने वाली वैसे तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग या अडेंडम। अडेंडम क्या होता है? अडेंडम एक तरीके का एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि अटैच किया जाता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ। अब अडेंडेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? या तो किसी चीज को करेक्ट करना हो या किसी चीज के रिगार्डिंग हमें कुछ क्लैरिफिकेशन देना हो, तो हम अडेंडम को इंक्लूड करते हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट के साथ, नोटिफाई किया जाता है जैसे। तो वो बोलते हैं कि कंपनीज या कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर सेक्शन 133 लगता है। अब 133 क्या बताता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन कुछ कंपनीज पे तो अब इंड एस भी एप्लीकेबल हैं। वो हम आगे अपने फर्दर कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में चीजें कवर करेंगे। तो सेक्शन 133 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कि कंपनी आप इस चीज को फॉलो करो और अपने अकाउंट्स बनाओ। एज पर द सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग या कुछ अडेंडम। किस रिकमेंड कौन करेगा? अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो बनाने नहीं बैठ जाएगी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इनको रिकमेंड करेंगे ICAI, यानी ICAI सपोर्टिंग हैंड है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। प्लस एक इनके जो मेजर जो हेल्प करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक कमेटी बनाई गई है, एक अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज नफरा, जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं नफरा, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये जो नफरा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता है। आगे फर्दर हमें डिटेल में ये चीज बताई गई है कि जब तक नफरा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड कर रखे हैं वही स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। अदरवाइज रूल 7 क्या कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे पुराने एक्ट 1956 में होते थे, जब तक 133 सेक्शन में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं आ जाते तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, या जब तक नफरा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, 132 में नफरा की हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड किया हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज हम ऑल्टर या ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है एडिशन करना, किसी चीज को डिलीट करना या किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट इज
सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के एओए जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो क्या हो सकता है, या तो ओरिजिनली जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस टाइम जो बना, या उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें ऑल्टरेशन आई, ठीक है, जो कि अप्लाइड हुआ था पिछले, जैसे देखो जो कंपनीज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है तो उनका जो एओए है, आर्टिकल है या एमओए है, वो जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम से चलता आ रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आपका पिछले लॉ के अकॉर्डिंग हो या आपका इस एक्ट यानी 2013 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आर्टिकल का मतलब इस ये होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आपने ओरिजिनली फ्रेम्ड हो या आपने उसमें कुछ टाइम टू टाइम ऑल्टरेशंस की हैं, तो वो जो आफ्टर अमेंडमेंट हो वो सब इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। देन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जब इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना तो दूसरी कंपनी के इन रिलेशन टू पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग डिराइव ही वैसे हो सकता है। जनरल सेंस में क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी जहां कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और कंपनी यहाँ पे 20% या मोर होल्ड करती है। यानी मैं किसी की अगर एसोसिएट कंपनी हूँ, मेरी कंपनी की किसी और कंपनी की एसोसिएट है, तो वो सामने वाली कंपनी मेरे में कम से कम 20% होल्ड करती है। मैं उसकी सब्सिडरी नहीं हूँ क्योंकि 50% से कम है उस कंपनी की होल्डिंग, लेकिन 20% या उससे ज्यादा है तो मैं उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि 20% इज दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है इस परसेंटेज से, तो ये लॉ में डिफाइंड की गई है। उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ना हो, बट जॉइंट वेंचर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझने के लिए यहाँ पे बताया गया कि एटलीस्ट 20% हो, प्लस या तो कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द बोर्ड डिसीजन, जो बिजनेस के जो भी डिसीजंस लेते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, यानी उनकी चलने लग जाती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब कुछ लोग मिलके एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जिनका कंट्रोल भी इकट्ठे करते हैं और उसमें मैनेजमेंट भी उन लोगों की इकट्ठी होती है, ठीक है, और उनका राइट होता है टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ये छोटे पर्पस के लिए ही बनती है, किसी एक प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए हम जॉइंट वेंचर बना लेते हैं जहाँ 2 लोग आके, क्योंकि ये एक पूल बन जाता है जहाँ पे हम हर किसी की जो है एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। So this was the definition of associate company. Next is यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर के थ्रू एक चीज बताई गई थी कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में कुछ परसेंटेज तो है लेकिन वो एज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी होल्ड कर रखी है, यानी ट्रस्ट की पोजीशन से होल्ड कर रखी है, उस चीज को हम काउंट नहीं करते 20% जब हमने काउंट करना है। यानी अगर 2 कंपनीज के बीच में अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड में 30% की होल्डिंग या 10% की होल्डिंग होल्ड कर रखी है, तो उस केस में अगर उनमें से 20% इज अबाउट द शेयर्स होल्डिंग ऑफ इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, यानी किसी और के बिहाफ पे हमने होल्ड कर रखी है, वो काउंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन 2 क्लॉज 7। ये क्या बताता है कि अब जैसे अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑडिटर्स को ड्यूरिंग द ऑडिट फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या अडेंडम जो आपको रेफर किया गया है सेक्शन 43 सबसेक्शन 10 में, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है? जैसे अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सीजी नोटिफाई करता है, वैसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब यानी नोटिफाई कर सकती है। किसकी रिकमेंडेशन से? अगेन ICAI की रिकमेंडेशन के चलते हुए वो इन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करती है। और यहाँ पर भी इनकी एग्जामिनेशन, इनकी रिकमेंडेशन कंसल्ट किससे करेगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नफरा से। तो नफरा आने के बाद काफ़ी चीज़ें वैसे सुलझी भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने में, उनकी जो है एग्जामिनेशन करने में हमारा ये अथॉरिटी है उसका मेजर रोल बनाया गया है। नेक्स्ट इज, जब तक अगर कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती तो जो इंस्टीट्यूट ने, हमारे ICAI ने जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल बताई जाती है। ओके, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक ने इन्वेस्ट नहीं करना तो उसका कोई मैटर वहां पे नहीं आता। पब्लिक कंपनी जहाँ पे लोग आके अपने जो शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं, हमारी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, इन सब की पेमेंट करते हैं, तो वहां पे पब्लिक का रोल आ जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल
वो अमाउंट होती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो बताती है कि मेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मैं इशू कर सकता हूं टू द पब्लिक वो ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये जरूरी नहीं होता कि कंपनी को ये सारी एकदम से ही इशू करनी पड़े, ये जस्ट एक मैक्सिमम लिमिट है कि मैं इतनी ही, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 करोड़ रुपए ही पब्लिक में इशू कर सकता हूं। वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हम जो है पब्लिक से सब्सक्राइब करवाते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ऑथोराइज कैपिटल एक मैक्सिमम होती है। अगर हम कंपनी इन फ्यूचर कभी चाहे, देखो जब ऑथोराइज कैपिटल हमने बनानी होती है रजिस्ट्रार से, तो रजिस्ट्रार को एक फीस देनी पड़ती है। तो कंपनी को जब पता है कि मुझे अभी ज्यादा जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो कुछ ऑथोराइज कैपिटल की को अपने ऑथोराइज करवा ले और उसकी पेमेंट कर दे। इन फ्यूचर ये ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है, रजिस्ट्रार को कुछ फीस देनी पड़ती है इसके रिगार्डिंग। तो ये है मैक्सिमम अमाउंट हमारी कितनी शेयर कैपिटल की कंपनी की हो सकती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, उन सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा हम क्या टर्म यूज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन बोल देते हैं। कंपनीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। See, company can be a body corporate, but a body corporate cannot be company all the time. So, body corporate means, देखो बॉडी कॉर्पोरेट में हर टाइप की कंपनीज आ जाएंगी, प्लस इसमें वो कंपनी भी आ जाएंगी जैसे कि फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज जो कि फॉरेन के किसी एक्ट के अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं। बट इसमें हम दो चीजें इंक्लूड नहीं करते। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अपने पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्ट्स के थ्रू बनी है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को एक्सक्लूड कर दे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से, वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर। बुक एंड पेपर क्या होता है? हमारी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कागज, रिकॉर्ड, वाउचर, कुछ भी ऐसा पेपर होगा वो कंपनी के लिए बुक और पेपर या बुक एंड पेपर माना जाएगा। ओके, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, डीड्स, वाउचर, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर्स, कुछ भी चाहे पेपर फॉर्म में मेंटेन करे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करे, वो हमारा बुक एंड पेपर माना जाएगा। उसके बाद आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कई बार स्टूडेंट्स को इस चीज में डाउट रहता है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही चीज है? सो द आंसर इज नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक फाइनेंशियल पोजीशन की पिक्चर देती है, हमारे अफेयर्स ऑफ द कंपनी की पिक्चर देती है कि क्या हमारी कंपनी में पूरे साल चला, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, क्या हमारी एसेट्स लायबिलिटीज हैं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस चीज का एक बेस होता है जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट की जाती हैं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें होंगी? अगर हम जनरली बात करें तो जैसे हमारी जर्नल बुक्स, हमारी सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, और ये सब चीजें हमारी यहाँ पे काउंट होगी। सो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में हम देखते हैं रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम्स ऑफ मनी रिसीव, यानी हमारी कैश बुक हो गई, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की बुक्स। सेल एंड परचेज की हो गई, असेट्स एंड लायबिलिटीज की होगी, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। सेक्शन नंबर 148 होता है कॉस्ट ऑडिट के ऊपर सेक्शन है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 10 में इंक्लूडेड है। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जिनकी कॉस्ट ऑडिट होती है ना, उनको कॉस्ट अकाउंट भी बना के रखने पड़ते हैं। कॉस्ट अकाउंट में हमारे क्या आती है बेसिकली चीजें, जैसे रिलेटेड टू मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, इस टाइप की चीजें हमारी कॉस्ट के अकाउंट्स में अलग से, देखो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही करनी है, हमारी जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन, इन कंपनीज को कॉस्ट के रिलेटेड अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं जिनकी कॉस्ट ऑडिट होती है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां से आप एक डायग्राम के थ्रू भी इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस किसका होगा? हेड ऑफिस का ब्रांच ऑफिस। तो इसको भी हम किसके रिलेशन में पढ़ते हैं? किसी ऐसी कंपनी के रिलेशन में, मींस एनी एस्टेब्लिशमेंट जो डिस्क्राइब किया, कंपनी ने बताया है कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, तो वो हमारा ब्रांच ऑफिस माना जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब हमने लोगों से कितना पैसा कॉल किया। आपने अकाउंट्स में अपनी जर्नल टर्म्स पढ़ी होंगी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये हम जब लोग हैं हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद कंपनी इनसे पैसा मंगाती है इन 4 तरीके से, 4 टाइम्स पे। तो क्या होता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा मंगवाया वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कंपनी के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। चार्ज यानी हमारी कंपनी की असेट्स के ऊपर। जब कंपनी लोन लेती है
तो उसको अपने ऊपर एक चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए एक फॉर्म फाइल होता है आरओसी के पास, और ये जब हम एमसीए की साइट खोलते हैं, किसी कंपनी की डिटेल निकालते हैं, तो वहाँ पे चार्ज की भी इंफॉर्मेशन आती है। अगर वो चार्ज वहाँ पर अब बताया गया है, यानी आरओसी के पास सबमिट किया गया है, तो ही उस चार्ज को सेक्योर्ड बोलते हैं। सेक्योर्ड आप लोन कह लीजिए, अदरवाइज आप अनसेक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आएंगे। तो जब भी जो पार्टी जो हमारी कंपनी को लोन दे रही होती है, तो वो क्या करती है, उस केस में वो कंपनी को कंपेल करती है कि आप हमारी इस जो चार्ज का फॉर्म होता है आरओसी के पास फाइल करो, ताकि हमारा चार्ज जो है वो सिक्योर्ड रहे। सिक्योर्ड क्योंकि देखो, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो प्रायोरिटी होती है ना, जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है अमाउंट मिलने की, अपना लोन का पैसा मिलने की। सो दिस वाज अ चार्ज, यानी इंटरेस्ट या लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी या असेट्स ऑफ द कंपनी, और इसमें हमारा मॉर्गेज भी इंक्लूडेड रहता है। अब सीए कौन है? हम सीए हैं, वी आर सीएस। सीए क्या है? सीए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में बताया गया है, जिसके पास क्या होती है? सीओपी। द पर्सन होल्डिंग सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज नोन एज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। नेक्स्ट इज सीईओ। सीईओ कौन होता है? कंपनी का कोई ऐसा ऑफिसर जिसको कंपनी ने डेजिग्नेट किया है कि ये मेरी कंपनी का सीईओ है, जो कि एक बहुत मेजर पोजीशन पे होते हैं लोग। देन नेक्स्ट इज सीएफओ, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। देखो, जो ये डेफिनेशन है सीईओ एंड सीएफओ की, ये हम रीड करेंगे 251 जो ऑफिसर की आगे डेफिनेशन आएगी, और 203 जो कि केएमटी की बात करता है। नेक्स्ट इज कंपनी क्या होती है। अब हमने बहुत देख लिया कि कंपनी क्या होती है, लेकिन कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन बहुत ही पुअर है। क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी। कंपनी यानी एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या तो 2013 वाले एक्ट में या किसी प्रीवियस एक्ट में, यानी 1956 में। तो सिंपली इन्होंने तो ये बात बोल दी, लेकिन कंपनी को समझने के लिए हम उसकी बेसिक जो फीचर्स हैं उससे समझते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी दो तरीके की हो सकती है, पब्लिक या प्राइवेट। कंपनी क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और उसमें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। इस तरीके से हम समझते हैं कि कंपनी की फॉर्म क्या होती है। होने को तो बहुत टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई हमारी, और एचयूएफ हो गया, लेकिन कंपनी क्या डिफरेंट होती है? कंपनी में मेंबर्स, और यानी जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो डिफरेंट होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमने बहुत केस लॉज देखे हैं, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। उस केस में क्या हुआ था, जो ली था वो कंपनी का, उसमें ओनरशिप भी थी, लेकिन वो कंपनी का उस दूसरे सेंस में एम्प्लॉय भी था, क्योंकि कंपनी जो एयर फार्मिंग में थी उसको एज अ पायलट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो किसी इंसिडेंट के दौरान जो ली होता है उसकी डेथ हो जाती है, एंड जो ली की वाइफ होती है वो जैसे जो वर्कमैन कंपनसेशन के थ्रू कंपनी से पैसा डिमांड करती है, लेकिन कंपनी के लोग अपोज करते हैं। वो इस सेंस में अपोज करते हैं कि ली तो खुद मालिक था, तो उसको कैसा यहाँ पे जो है कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो उस केस में उसकी वाइफ जीती, और उसकी वाइफ को कंपनसेशन मिला। क्यों? क्योंकि जो वो उस कैपेसिटी में था, वो कंपनी का एम्प्लॉय था, और एम्प्लॉय और जो कंपनी होती है, यानी ओनर्स और द कंपनी आर डिफरेंट। कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उस केस में उसकी वाइफ जीती एंड उसको कंपनसेशन मिला। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो नेक्स्ट चीज अब हम देखेंगे कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है। वैसे तो कंपनी की लायबिलिटी जो होती है जनरली लिमिटेड होती है। सो कंपनी दो फॉर्म्स में हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। जब मैं आपको यहाँ पे लायबिलिटी की लिमिटेड या अनलिमिटेड की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं कंपनी की लायबिलिटी बात कर रही हूँ या कंपनी के मेंबर्स की? तो यहाँ पे जो है कंपनी के मेंबर्स की बात की जाती है कि कंपनी जब वाउंड अप होगी तो उस केस में कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी या तो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। क्योंकि देखो, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे पार्टनरशिप होगी, तो उसमें फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम। जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी या लायबिलिटी, तो पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड कैसे हो सकती है? या तो गारंटी से या बाय शेयर्स।
गारंटी से लिमिटेड होने का मतलब क्या है, जब लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था तो उस टाइम बता दिया था कि मैं इतनी अमाउंट के लिए जो है गारंटी देता हूं, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो मैं इतनी अमाउंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करूंगा। दूसरा क्या होता है, शेयर्स। शेयर्स में सिंपल सा फंडा है, क्या है कि जितना भी आपका अनपेड अमाउंट है ऑन योर शेयर, वो अमाउंट आपको लाना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा, मेंबर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। तो यही हमने देखा, कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी मेंबर्स की जो मेमोरेंडम के टाइम पे उन्होंने सच अमाउंट बताया था कि मैं लेके आऊंगा, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे उन्हें वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या होती है, जो भी अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स होता है वो उनका जो है कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी के जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो 100 रुपए की थी, लेकिन अभी तक कंपनी ने कॉल 75 रुपए ही किया था, तो उस केस में जो 25 रुपए है उसी को ही कंपनी बुला सकती है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, या वैसे भी 25 रुपए को बुला सकती है ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नाम से क्लियर होता है जो लोग आके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं, जब कंपनी वाइंड अप में चली गई तो उस कंपनी की असेट्स में कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि कंपनी की लायबिलिटीज को जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स या क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाए। तो उस केस में कंट्रीब्यूटर्स मेनली कौन होंगे, जो मेंबर्स है कंपनी के वो ही कंट्रीब्यूटर्स होंगे। एक हमने केस देखा हुआ है कि जब इस केस में कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, जो मेंबर्स देखो पिछले जो मेंबर्स हैं वो तो कंट्रीब्यूटर्स हैं ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा परव्यू ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो एक साल के बीच में अगर कोई शेयर्स बेच के जा चुका है तो उनको भी हम बुला सकते हैं और वो भी हमारी कंट्रीब्यूटरी की डेफिनेशन में लोग कवर होंगे। सो दिस वाज द डेफिनेशन कंट्रीब्यूटरी क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि कंपनी के अगर कोई किसी पर्सन के फुली पेड अप शेयर्स है, 100 रुपए की कॉल थी, 100 रुपए वो दे चुका है, वो कंट्रीब्यूटरी तो है फिर भी, लेकिन उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वहां कंट्रीब्यूटरी है वो यहाँ, बट उसकी लायबिलिटी क्योंकि उससे हमने कोई पैसा मंगाना ही नहीं है, कंट्रीब्यूटरी वो रहेगा इस केस में। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल से क्या मतलब बनता है कि कोई कंपनी दूसरी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल किसी भी सेंस में कर सकती है, मैं उसके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हूँ, या मेरी जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो कंट्रोल इंक्लूड्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ, वो कंट्रोल है। कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट है, पॉलिसी डिसीजंस को लेने में कंट्रोल है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, यानी 50% से ज्यादा अगर मैं उनकी कंपनी की शेयर होल्ड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, पावर टू कंट्रोल दैट। तो इस केस में हमारा जो कंट्रोल का मीनिंग है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आप डिसीजन ले सकते हो उनके बिहाफ पे, शेयर होल्डिंग है इसलिए कंट्रोल आ गया, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसलिए आपके ऊपर ये जो है कंट्रोल आ चुका है। नेक्स्ट इज डिबेंचर। सेक्शन 2 क्लॉज 30 में हम डिबेंचर देखेंगे। डिबेंचर यानी एक तरीके का एक लोन ही होता है जहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द, जैसे लोन की इंटरेस्ट होता है वैसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है, उसकी पेमेंट की जाती है डिबेंचर होल्डर्स को। चाहे कंपनी लॉस में है फिर भी डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करती है, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर के केस में भी वैसे तो फिक्स पेमेंट दी जाती है, फिक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तब डिविडेंड देते हैं जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स हों। बट डिबेंचर होल्डर्स का एक तरीके से चार्ज होता है कंपनी के ऊपर, और डिबेंचर होल्डर्स को हमें फिक्स पेमेंट देनी ही देनी पड़ती है चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो। प्लस क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, दोनों फॉर्म में डिबेंचर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर में हमने देखा कि स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होंगे। इनका चार्ज ऑन असेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन दो चीजों को बेसिकली एक्सक्लूड किया गया है कि ये डिबेंचर की डेफिनेशन में नहीं आते। क्या चीजें हैं वो, देखो हमें इन दो मैटर से वैसे तो इन डिटेल में कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर नेम, अगर कभी एमसीक्यू में आ गए तो उसके लिए एक रीडिंग तो देनी बनती है। तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो रेफर किए गए हैं आरबीआई एक्ट के चैप्टर 3D में, वो या कोई भी ऐसा अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर तय कर दे कि ये हमारा डिबेंचर नहीं माना जाएगा। अब डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में क्या डिफरेंट होता है, डिबेंचर जो होता है वो काउंटिंग में होते हैं, ओके, लेकिन जो डिबेंचर स्टॉक में होता है ना,
यानी वो एक पूरा ग्रुप बन जाता है सिक्योरिटीज का। जैसे हमारे पास शेयर होता है या स्टॉक होता है, वैसे डिबेंचर स्टॉक भी होता है। उसके बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है? कंपनी का डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठते हैं वो डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाले भी मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट द डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको अपॉइंट करता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट्स जब होते हैं कंपनी को तो उसका हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड। तो उस डिविडेंड में हम इंटरिम डिविडेंड को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? कुछ भी कंपनी का समन, नोटिस, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, कोई भी रजिस्टर, वो सब हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चाहे कंपनी ने इशू किए हो या किसी को भेजे हो या अपने पास मेंटेन कैप्ट करके रखे हो अंडर दिस एक्ट या किसी और एक्ट के। कई बार क्या होता है, हमारे पास किसी इनकम टैक्स वगैरह या किसी का नोटिस आता है, किसी का समन आता है किसी एक्ट के थ्रू या कंपनीज एक्ट के थ्रू, वो सब हमारे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कवर होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जिसको हम बोल देते हैं ESOPs। इस नाम से क्लियर है कि ये ऑप्शन किसको दिया गया है? एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, ऑफिसर्स को ये ऑप्शन दिया गया है। क्या होता है, इनको एक तरीके का हम राइट देते हैं, इनको शेयर्स देते हैं। इसका बेसिकली क्या बैकग्राउंड होता है, कंपनीज को एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए कुछ टाइम तक, और उसके बाद इनको एक प्री डिटरमाइंड जो हमारा रेट होता है, यानी मार्केट से बहुत सस्ते रेट पे शेयर्स दिए जाते हैं। आज की डेट के लिए नहीं, किसी फ्यूचर डेट, हो सकता है 2-3 साल का एक्सरसाइज करेंगे अपने इस राइट को और उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये होता है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट की एक सिंपल 1 लाइनर डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास पावर हो टू इशू अ सर्टिफिकेट। अब फील्ड कोई भी हो उसकी, चाहे वो इंजीनियर है, वैल्यूअर है, CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ भी है, एक्चुअरी है, कोई भी हो, बट उसके पास पावर टू इशू अ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ही वो बंदा एक्सपर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन जो देखेंगे दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 40, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट एक बेस होता है जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। प्लस उसमें एक स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोज, इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी है जो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को एग्जम्प्ट की गई है बनाने से, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम मेंटेनिंग, फ्रॉम ड्राफ्टिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि 1 पर्सन कंपनी को मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या प्रोवाइजो ऐड किया गया? प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप ऐसे तो नहीं है अपने आप मेरे कहने से कुछ स्टार्टअप बन जाएंगे, नहीं, उसको स्टार्टअप का एक जो है कि सर्टिफाई हुई हो वो एज अ स्टार्टअप अंडर द कंपनीज एक्ट, जो एक हम नेक्स्ट एक देखेंगे कि किस अथॉरिटी के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उसे स्टार्टअप की डेफिनेशन में अगर वो कवर हो रही है, तो वैसी प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, इन चारों को एग्जम्पशन है। किस चीज से? सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के से एग्जम्पशन है। नेक्स्ट इज, अब एक बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना कि देखो, अगर किसी भी ऐसे, हम बहुत सारे अभी सेक्शंस पढ़ेंगे या जैसे अब डेफिनेशन में देख रहे हैं, अगर किसी चीज को भी, किसी पर्टिकुलर कंपनी को अगर कोई एग्जम्पशन अवेल करनी है ना, तो उसे इन 2 चीजों में डिफॉल्ट नहीं करना। क्या 2 चीजें हैं जो वो ROC को सबमिट करती है? 1 इज एनुअल रिटर्न and the second is financial statement. Financial statement under section 137 and annual return under section 92 जो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है आफ्टर द AGM, उसमें डिफॉल्ट नहीं करोगे तो ही आप जो भी पर्टिकुलर एक्ट में हर कंपनी के ऊपर अगर आपको एग्जम्पशंस मिल रही हैं तो ही आप उन एग्जम्पशंस को अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 ऑफ दी मार्च तक।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है। सारी कंपनीज को यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना मैंडेटरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज जब कमेंस हुई होती है ड्यूरिंग द ईयर, उनके लिए यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर कुछ चेंज हो जाता है, टाइम पीरियड में चेंज आता है मेनली। अब जैसे जो कंपनीज बनी हैं आफ्टर ऑन और आफ्टर यानी उस दिन 1 जनवरी को या आफ्टर 1 जनवरी जो बनी है, उन कंपनीज के लिए 31 मार्च तो होगा एंड ऑफ द पीरियड, लेकिन अगले साल का फॉलोइंग ईयर का जो 31 मार्च आएगा वो उनके लिए क्या होगा, एंड ऑफ द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी हमारी बनी है 10 जनवरी 2023 को, 10 जनवरी 2023 को बनी है, यानी इसका इनकॉर्पोरेशन डेट, कमेंसमेंट इस साल हुई है, कमेंसिंग ईयर। हो सकता है इसका टेन्योर अब 1 साल से कम हो, जैसे अब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हमारी बनी है, वो बनी है 31 दिसंबर तक तो बनी है, उसका हो सकता है 8-9 महीने का ही फाइनेंशियल ईयर रहे, लेकिन पहले साल ही ऐसा कुछ दिक्कत रहती है। आफ्टर दैट सबका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का रहने लग जाता है। तो इसके लिए जो एंड ऑफ द ईयर होगा वो क्या होगा, 31 मार्च 2024। तो इसके लिए जो एंड ऑफ द पीरियड होगा वो 31 मार्च 2024 यानी फॉलोइंग ईयर की 31 मार्च होगी। सो आफ्टर दैट प्रोवाइडेड दैट जहां पे कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग, अब क्या होता है, क्या सिनेरियो होता है, फॉरेन की कंपनीज की हमारी कंपनी क्या है, सब्सिडरी है या होल्डिंग है या एसोसिएट है किसी फॉरेन में कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, उस केस में हमें डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ सकता है। किस पर्पस के लिए, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो क्या होंगी, कंसोलिडेट होंगी। कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए हमें डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ सकता है। उस केस में क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सीजी के पास अप्लाई कर दो। सीजी आपको अलाउ कर देगी जब आप उनको एप्लीकेशन दोगे इस रिगार्डिंग कि मुझे डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अलाउ कर दो। तो फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि एप्लीकेशन करेगी अगर कोई कंपनी के मेरे को डिफरेंट अलाउ कर दो, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अलाउ कर दो, तो सीजी अलाउ कर देगी। लेकिन जो आईएफएससी में पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है, उनके लिए एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया कि अगर अबव स्टेटेड कंपनी को यानी आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को अगर कुछ ऐसा, अगर वो किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है और उनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ रहा है, सेम फाइनेंशियल ईयर जो उनकी फॉरेन कंपनी का है, तो उनको इवन ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेने की भी नीड नहीं है। ट्रिब्यूनल की रिक्वायरमेंट, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं आती, वो अपने आप फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट चीज, ये बहुत इररेलेवेंट सा पॉइंट है कि अगर ट्रिब्यूनल के पास इस ऑर्डिनेंस, इस अमेंडमेंट से आने के पहले के अगर कुछ केसेस पेंडिंग है तो उनको पहले के अकॉर्डिंग ही वो हैंडल करेगा। आफ्टर दैट कि अगर कोई जो कंपनी है प्रोवाइडेड, जो ये आपको लास्ट की 4 लाइंस देखिए, ये बहुत इररेलेवेंट है, इवन हमारे इस मटेरियल में भी ये चीज लिखी गई है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर कंपनी अगर एग्जिस्ट कर रही है कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट यानी पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग थी, उनको 2 साल के अंदर अंदर इस फाइनेंशियल ईयर के अलाइन यानी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज, अपने अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेज करना शुरू कर देना चाहिए। अब 2 साल तो कब के बीत चुके हैं उस चीज को। नेक्स्ट इज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब ऐसा पैसा किसी भी फॉर्म में पड़ा हो जो आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा P&L, जनरल रिजर्व, प्रीमियम, इन सब पैसे को हम जो है वो इजीली अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर्स को डिलीवर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ऐसा पैसा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एज अ डिविडेंड, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट जो अनरियलाइज गेन, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वगैरह होते हैं हमारे पास, या जो पैसा अभी तक हमारे पास रियलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ बुक्स में शो हो रहा है, जैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे गेन लॉस, हम अपने बुक्स को मेंटेन करने के लिए जो सिर्फ बुक्स में दिखाते हैं, वो सब पैसा हम नहीं यूज कर सकते, वो हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता। या जब जैसे कुछ स्पेसिफिक, अब इंडिया 113 होता है हमारा कि हमें अपनी जो असेट लायबिलिटी को अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, उस केस में अगर कोई प्रॉफिट लॉस आ गया उसको भी हम अपने फ्री रिजर्व में काउंट नहीं करेंगे। अगर फेयर वैल्यू के लाने के लिए अगर कोई रिजर्व प्रॉफिट निकलता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को, और इसलिए वो फ्री रिजर्व नहीं माना जाता। अब अगला आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे दोनों ने मिलके पैसा लगाया हो, लेकिन इसकी परसेंटेज को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप होती है उसमें 50%
के ऊपर से काम चल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी अगर गवर्नमेंट बनना चाहती है, उस केस में गवर्नमेंट का हिस्सा मिला के 51% या उससे ज्यादा होगा तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। एट नॉट लेस देन 51%, यानी 51% और मोर, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, चाहे सीजी का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या दोनों का मिलके हो। प्लस इसमें एक और चीज ऐड की गई है, ऐसे अगर देखो गवर्नमेंट कंपनी वो बन गई, अगर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की आगे कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाए। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम वोटिंग पावर देख रहे हैं तो वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल का क्या मतलब होगा, टोटल वोटिंग पावर होगी। अगर जैसे जिस केस में डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू होती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट से भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, आपको पता होगा, तो उस केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स की बजाय टोटल वोटिंग पावर को देखते हैं। आफ्टर दैट इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां पे बताया गया कि देखो 25% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, 10% किसकी थी, महाराष्ट्र की यानी स्टेट गवर्नमेंट की, और 15% थी राजस्थान की स्टेट की। तो मिलके कितना बनाइए, हमारे पास मिलके बनाइए 50%। तो 50% से काम नहीं चलेगा, 51% होना चाहिए उसको गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा देने के लिए। अब होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जो किसी की होल्डिंग है यानी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो इसकी जो हम बेसिक पढ़ते हैं, इसको होल्डिंग कंपनी को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। उसमें हम पढ़ेंगे कि सब्सिडरी कैसे बनती है एक कंपनी। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल देखो सबसे पहले होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद हम करते हैं कंपनी जो है इशू करती है पब्लिक में, यानी उस ऑथोराइज में से कुछ पोर्शन अपना पब्लिक में इशू करती है, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। जो सामने से आके पब्लिक सब्सक्राइब करे उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद जो कंपनी पैसा मंगाए, अब 10 रुपए की जो था शेयर प्राइस फेस वैल्यू, उसमें से सिर्फ हमने 7 रुपए कॉल किया तो उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। कुछ शेयर होल्डर्स वो पैसा भी पूरा नहीं देते तो कंपनी के पास जितना पैसा रिसीव हुआ उसे बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की भी हम यहाँ पे डेफिनेशन कवर करेंगे। तो ये होता है हमारा जो है कि कैपिटल किस टाइप की होती है। तो इशूड कैपिटल मींस कैपिटल जो कंपनी इशू करती रहती है टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी आओ हमारी कंपनी में पैसा सब्सक्राइब करो। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द डेफिनेशन ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, ये इन सारे लोगों को बताया गया है कि ये कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, की लोग की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, जैसे कि CEO हो गया या MD हो गया या मैनेजर हो गया। आफ्टर दैट कोई CS या WTD होल टाइम डायरेक्टर्स या CFO CEO सब इंक्लूडेड हैं। या जो हमने 1 से लेके 4 तक लोग पढ़े हैं, इनके सिर्फ एक लेवल लोअर तक के लोग भी हमारी KMP की डेफिनेशन में कवर होंगे। द सच अदर ऑफिसर नॉट मोर लेवल 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, जो हमने होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब जो हमने ऊपर ये ऑफिसर्स बताए हैं उनसे सिर्फ एक लेवल लोअर तक जो लोग होंगे वो भी काउंट होंगे। जैसे वो लोग कौन से होते हैं, वो होने चाहिए हमारी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, उनको हम सर्टिफाई या डेजिग्नेट कर सकते हैं कि वो लोग हमारे KMP हैं, या कोई अदर ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब हो जाए। तो बताया गया है कि अभी तक ऐसा कोई और अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जिसकी सिक्योरिटीज जिसकी जो इक्विटी होती है वो कहाँ पे लिस्टेड होती है, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए उसके इक्विटी। प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं वो इक्विटी है वो लिस्टेड नहीं हो सकते, तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड अगर है तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी, अदरवाइज वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होती है। लेकिन जो सेबी होती है वो कुछ कंपनीज को यहां से इग्नोर कर देती है। सच क्लास ऑफ कंपनीज विच जो लिस्टेड हैं या इंटेंट टू लिस्टेड हैं, उनकी कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को लेकिन वो कंसीडर नहीं की जाएंगी लिस्टेड कंपनी। तो कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं, कौन सी ऐसी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज बताई गई हैं जिनको अगर वो लिस्ट भी होंगी या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होगी तो भी उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2A जो हमारा कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन का रूल है वो बताता है, ये देखो इसमें मेनली दोनों कंपनीज की बात की गई है, पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी। पब्लिक कंपनी
which have not listed their equity shares, अगर उनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है लेकिन अदर देन दैट उनकी कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जैसे कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो भी हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे इफ अगर आपके पब्लिक कंपनी आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ही लिस्टेड नहीं है, तो उनको हम यहाँ पे नहीं माने जाएंगे। बट हैव लिस्टेड अगर उन्होंने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर उनको लिस्ट कर रखा है तो, या दोनों ऐसी कैटेगरीज को लिस्ट कर रखा है तो भी हम आपको लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे। प्राइवेट कंपनी में भी अगर ऐसी दोनों सिक्योरिटीज लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती है लेकिन इक्विटी शेयर्स प्राइवेट कंपनी के भी लिस्टेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी जिन्होंने विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड है उस पब्लिक कंपनी के लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं, फॉरेन के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी वो यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। उसके बाद अब आता है कि मैनेजर कौन होता है। मैनेजर नाम से क्या लगता है, जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा, कंपनी में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इसके पास पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पावर्स भी होंगी, बट ये कंपनी की चीजों को मैनेज करता है इसलिए इसको हम बोलते हैं मैनेजर। लेकिन इसको किसकी सुननी पड़ती है, डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। मीन्स अ इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ द कंपनी के अफेयर्स को ये मैनेज करता है एंड इंक्लूड करता है कोई भी डायरेक्टर भी मैनेजर बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी मैनेज करता है लेकिन इसके पास पावर्स होती हैं टू मैनेज द कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए। और अगर किसी को एमडी बनना है तो पहले वो कोई डायरेक्टर होगा फिर ही वो एज ए एमडी अपॉइंट हो सकता है, यानी उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पहले किसी मेंबर्स करते हैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, पहले वो बंदा डायरेक्टर होगा फिर ही वो बंदा एज ए एमडी अपॉइंट हो सकता है इन द कंपनी। एमडी मीन्स डायरेक्टर। स्टार्टिंग इसकी यहां से होते हैं वर्चू या तो आर्टिकल्स के थ्रू या अग्रीमेंट के थ्रू या अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए हमारे, चाहे तो जनरल मीटिंग में चाहे बोर्ड मीटिंग में। इट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन, आपके एमसीक्यूज में फ्रेम अप हो सकती है। देखो एमडी किस तरीके से बना जा सकता है, या तो हमारे आर्टिकल्स में आ जाए या हमारा कोई ऐसा अग्रीमेंट हो जाए या रेजोल्यूशन पास हो जाए। रेजोल्यूशन कहाँ पे, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन चाहे शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन जो ओआर होता है या एसआर पास हो जाए, उस डायरेक्टर को हम एमडी बना सकते हैं इन इट्स जनरल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एंड उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स होती है मैनेज करने की अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड करता है कोई डायरेक्टर जो ऑलरेडी पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी और नाम से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या देखते हैं, द पावर टू डू। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो कोई भी कर लेता है, जैसे कंपनी की जो सील होती है उसको स्टैंप करना या चेक्स वगैरह पे साइन करना, एंडोर्स करना, ड्रॉ करना चेक को, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ एंडोर्स करना या शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन देना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं और इसको हम सब्सटेंशियल पावर में काउंट नहीं करते। दीज आर नॉट टू बी डीम्ड टू बी द सब्सटेंशियल पावर, ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम होते हैं, क्लरिकल टाइप के काम होंगे, तो ये सब्सटेंशियल पावर्स का पार्ट नहीं बनेंगे। यानी एमडी के अगर किसी बंदे के पास ऐसी पावर्स आ गई ना, हाँ यार वो कंपनी की कॉमन सील कर सकता है या चेक्स को एंडोर्स या ड्रॉ कर सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे कर सकता है, तो उस केस में वो एमडी की पोजीशन नहीं होती। सब्सटेंशियल पावर्स आर द डिफरेंट थिंग्स, दीज आर जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर किसी बंदे ने एज अ एमडी अपॉइंट होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायरेक्टर होना चाहिए ड्यूली अपॉइंटेड इन द कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। दिस आल्सो इंप्लाइज दैट देन इंडिविजुअल जो डायरेक्टर नहीं है वो एमडी नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट इज डेफिनेशन 2 क्लॉज 55 दैट इज मेंबर। मेंबर कौन होते हैं कंपनी के मेंबर्स की जैसे मीटिंग बुलाई जाती है तो मेंबर्स हैं कौन, जैसे सबसे पहले बताया गया है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, दे आर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर। जब मेमोरेंडम कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मेमोरेंडम छपते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हम इतने शेयर्स लेंगे कंपनी के, तो दीज आर द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और ये कंपनी के मेंबर्स होते हैं और इनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होता है। दूसरे होते हैं मतलब एवरी अदर पर्सन जो अग्रीन इन राइटिंग, यानी हम कंपनी के मेंबर बनेंगे यानी हम कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और उनका नाम भी कहाँ होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होता है। लेकिन आजकल क्या है, हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो डीमैट फॉर्म में है, तो एवरी पर्सन जो शेयर्स होल्ड कर रहा है कंपनी के और जिसका नाम
रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, यानी डिपॉजिटरी के पास जिनका नाम है। हाँ देखो, कंपनी हर जब जैसे ही डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज आई तो कंपनी अपने पास हर शेयर होल्डर का रिकॉर्ड नहीं रखती। कंपनी जस्ट ये बताती है कि इस डिपॉजिटरी के पास हमारे कितने शेयर्स हैं, और डिपॉजिटरी आगे सारा रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कौन कौन शेयर होल्ड करता है पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर। यानी डिपॉजिटरीज बेनिफिशियली यानी फिड्यूशरी कैपेसिटी में हमारे जो शेयर होल्डर्स के जो सिक्योरिटीज है उसको होल्ड करके रखती हैं। सो द बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एक्चुअल जो हम शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बेनिफिशियल ओनर होते हैं। सो ये लोग क्या होते हैं? इन सब लोगों को मिला के बनते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का, जिसमें वेरियस क्लोजेस मेंशन होते हैं। मेन जो क्लोज होता है जो कंपनी का वो होता है ऑब्जेक्ट क्लोज, जिसमें कंपनी का मेन पर्पस क्या है वो बताया गया है। लायबिलिटी क्लोज होता है, नेम क्लोज होता है, ये सारे क्लोजेस हमारे मेमोरेंडम का पार्ट होते हैं। ये मेमोरेंडम और आर्टिकल होना कंपनी के में जरूरी है, इसके बेस पे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ किसकी? पेड अप शेयर कैपिटल की, सारे रिजर्व्स जो क्रिएट हुए हैं प्रॉफिट से, जैसे कि फ्री रिजर्व्स जो फ्रीली जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो सारे रिजर्व, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड अगर प्री P&L का कोई क्रेडिट बैलेंस है उस चीज को लेके, वो सारा हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा नेटवर्थ का पार्ट। लेकिन इसमें से हमें कुछ चीजें डिडक्ट करनी है, जैसे कि आफ्टर डिडक्टिंग हमारे एक्यूमुलेटेड पिछले कुछ लॉसेस हैं, या डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, या कुछ ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो अब तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं, उस सब चीज को हम माइनस कर देंगे। हम इसमें क्या चीजें नहीं लेते? मैंने आपको एक बार भी बोला, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे या कोई ऐसा प्रॉफिट लेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, हम इस चीज में क्या इंक्लूड नहीं करते? जो वो ऐसे रिजर्व जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या अमलगमेशन, या जो सिर्फ बुक्स में हमारे प्रॉफिट या रिजर्व्स बनते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, वो हमारी नेटवर्थ का पार्ट नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा एक्ट जो नोटिफाई होता है, कहाँ? ऑफिशियल गैजेट में। नोटिफिकेशन आना ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है वो चीज, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। और सिंपल सी बात है, उसको हम बोल देते हैं कोई चीज वहां पे नोटिफाई हुई है। उसके बाद क्या होता है? ऑफिसर कौन होता है हमारी कंपनी का? ऑफिसर कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर, KMP या एनी अदर पर्सन in accordance with whose directions and instructions board of directors या any one or more of the directors are accustomed to act। यानी ऑफिसर्स वो लोग होते हैं, वही कंपनी के जो डायरेक्टर्स का पार्ट हो जाते हैं ना, डायरेक्टर, मैनेजर, KMP, जिनके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करती है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करती है, वो होते हैं ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होते हैं? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ऑफिसर देखो, हम जगह जगह पे जैसे कंपनीज एक्ट में पनिशमेंट पढ़ते हैं, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, डायरेक्टर को ये पनिशमेंट है, अगर ऑफिसर किसी काम में इन्वॉल्व हुआ तो उसको ये पनिशमेंट है। तो ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट क्या हुआ? जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को डिसओबे करेगा, उसका कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, तो उसको वहां पे पेनल्टी लगेगी, चाहे वो लगे बाय द वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट, चाहे फाइन या अदरवाइज जैसे भी पेनल्टी लगेगी, वो यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। कौन से ऑफिसर्स होते हैं? जैसे होल टाइम डायरेक्टर, KMP होते हैं। जहां कंपनी में कोई KMP ना हो, उस केस में सच डायरेक्टर्स या डायरेक्टर या डायरेक्टर्स जो कौन स्पेसिफाई कर दे? बोर्ड। इसकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। क्या है? देखो, सबसे पहले क्या बताया गया? होल टाइम डायरेक्टर, देन क्या बताया गया? KMP। उसके बाद जहां पे कोई KMP ना हो, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी एक डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स को स्पेसिफाई कर दिया, एंड हु हैज गिवन, उसने अपनी कंसेंट भी दी थी भी किसी इस काम को करने के लिए, कि मैं उस काम के लिए कर हूं या कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन के लिए, तो उस केस में वो वाले लोग जिनको स्पेसिफाई किया था वो स्पेसिफाइड पर्सन लायबल होंगे, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे। लेकिन जिस केस में ऐसा कोई डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं हुआ, उस केस में ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी टर्म्ड एज ऑफिसर्स in default. Next is fourth point, any person who under immediate authority of the board
या एनी KMP इज चार्ज विद एनी, देखो जिसके पास किसी को हमने किसी की चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, अगर उस चीज में कहीं डिफॉल्ट होता है तो वो पर्सन लायबल होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, इंक्लूडिंग जैसे मेंटेनेंस, फाइलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड, जो इन चीजों को रखता है। अगर उसने एक्टिवली उस चीज में पार्टिसिपेट किया या नोइंगली परमिट कर दिया कंपनी के खिलाफ या किसी प्रोविजन को डिसओबे किया, नोइंगली फेल्स टू टेक द एक्टिव स्टेप्स, ताकि अगर देखो या तो वो उस चीज में इन्वॉल्व है या अगर उसको पता होने के बावजूद भी तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तेरे को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कुछ चीजें गलत हो रही है, अकाउंट्स के साथ कुछ मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं, उस चीज को तूने प्रिवेंट क्यों नहीं किया, तो आप भी यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानने जाओगे। हिस्सा नहीं थे पर आपने रोका भी नहीं। नेक्स्ट इज एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद, जिसके अकॉर्डिंग, जिसकी एडवाइस या डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अकस्टम टू एक्ट है, यानी तूने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा करने को कहा तो ही ये चीज की, इसलिए यू द पर्सन जो आप डायरेक्शन दे रहे हो, यू आर ऑल्सो द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अदर देन जो पर्सन एडवाइस दे रहा है, अब देखो किसी सीए ने एडवाइस दी, किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी के सीएस ने ऐसी एडवाइस दी, वो वहां पे नहीं होगा उस डिफॉल्ट में काउंट, क्योंकि वो कंपनी का ऑफिसर ही नहीं है, उसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो है इन्फॉर्म किया या कंपनी को इंस्ट्रक्शन दी थी उस चीज की। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि एवरी डायरेक्टर, वो हर डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन, देखो उस कॉन्ट्रावेंशन में या तो वो इन्वॉल्व है या उसकी मर्जी से वो हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दैट, उसको पता था, अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन था, क्यों, क्योंकि बाय रिसीट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स आई बोर्ड की, कुछ आया उसके पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, या उसकी पार्टिसिपेशन थी, उसने देखो पार्टिसिपेट कर लिया किसी चीज में, उसको पता था कुछ गलत हो रहा है, एक्ट के अगेंस्ट हो रहा है, फिर भी पार्टिसिपेट कर लिया, चुप करके बैठा रहा विदाउट ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, और वेयर सच कॉन्ट्रावेंशन उसकी कंसेंट या कन्विंस की हेल्प से हुआ है, तो उस केस में हर वो डायरेक्टर भी वहां पर क्या होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। लास्ट इज अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन रिलेट करती है इशू या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से रिगार्डिंग, शेयर्स के ट्रांसफर या इशू से रिगार्डिंग वो रिलेट करती है, तो उस केस में 3 लोगों को और पकड़ लिया, कौन कौन, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड रजिस्ट्रार्स, इन लोगों ने को भी यहाँ पे हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लेंगे अगर इन लोगों की वजह से यहाँ पर इस इश्यूज में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन की गई है। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज बताई गई है, इन अ कंपनी अ डिफॉल्ट कमिट हुआ विद द रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ने किया इन द कंपनी, वहां पर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं था, कोई मैनेजर, सेक्रेटरी, कोई भी ऐसा पर्सन स्पेसिफाइड या नहीं था, एंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, एंड कोई, देखो जब मैंने आपको एक प्रोविजन हमने यहाँ पे पढ़ा था, जब ऐसा कोई पर्सन वहां पे रिस्पॉन्सिबल ना हो तो बोर्ड को क्या करना पड़ता है, किसी एक डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नाइदर एनी डायरेक्टर वो स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, उस केस में क्या होगा, सारे के सारे डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड लायबल, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। देयरफॉर इन सच अ केस ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सो आज की क्लास में ये हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, हमने जो है डेफिनेशन देखी है वो सेक्शन 2 क्लॉज 60 तक देखी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की सारी डेफिनेशंस प्लस जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे। तो इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़िए, कई बार क्या होता है डेफिनेशंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो व्हाई टू टेक अ रिस्क। अगर हमें डेफिनेशंस का बेस क्लियर होगा तो आगे के चैप्टर्स, आगे के कंक्लूजन्स को पढ़ना इजी रहता है। So this was for the today's lecture. I hope you enjoyed the lecture and अगर आपको अभी भी कुछ queries रह जाती हैं तो feel free to contact, आप मुझे comment section में भी बता सकते हो या मैं अपने telegram channel का link share कर दूंगी, वहां पे भी अपनी queries को post कर सकते हो। So thank you for today's class.